में निकलते हैं और जो किरणें बहुत सॉफ्ट वाली किरणें होती हैं जो हमें तपाती नहीं है, सिर्फ रोशनी बिखेरती हैं, वो उसकी बूंदें पत्तियों पे लटकी रहती हैं, सूखती नहीं, उसी को सविता कहते हैं। जो सुबह का पहला सूर्य की जो किरण होती है उसी को सविता कहते हैं और उन्हीं के समर्पित है ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक है, तो जो गायत्री मंत्र है ये सविता को समर्पित है और सविता सूर्य को ही कहा जाता है। जैसे सूर्य के एक उषा काल होता है यानी कि सुबह सुबह, उसके बाद फिर प्रातः काल होता है, फिर उसके बाद जो है आपका सुबह दोपहर। तो सूर्य की रोशनी के हिसाब से ही वो दिन का हम निर्धारण करते हैं कि जब सिर पे चमकेंगे तो दोपहर है, जब सुबह सुबह निकलेंगे तो उषा काल है, शाम को जब डूबेगा सायंकाल है और जब बिल्कुल डूब जाएगा तो रात्रि। तो ऐसे सूर्य के निकलने का जो प्रोसेस है उसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है उसे तो सविता कहा जाता है, उन्हीं को गायत्री मंत्र समर्पित है। हम बात करें थे 10वें मंडल का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करते हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में अगर पिछले कौन से मंडल में है तो 10वां मंडल, कौन से सूक्त में है तो पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है या कहीं की जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण की बात 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ क्या जो ऋग्वेद है इसकी रचना सिर्फ पुरुषों ने किया है, क्या महिलाओं ने भी किया है? क्या एक नाम बता सकते हैं? लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विस्वारा, पौलेमी, ये सारी क्या हैं? ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं हैं जो भी अच्छा ज्ञान रखती थी और जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ श्लोकों को रचा है यानी कि लिखा है। तो महिलाओं ने भी योगदान दिया है और इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी पवित्र नदी जिसे देवेतुना, मातेतुना नदी माँ कहा गया है, सरस्वती। तो ये आता है एग्जाम में कि आर्यों के लिए सबसे पवित्र नदी कौन सी है जिसको मातेतुना, देवेतुना नदी कहा गया है। लेकिन आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी है? पवित्र और महत्वपूर्ण में अंतर होता है। महत्वपूर्ण के
कि कौन से वेद का ज़्यादातर जो श्लोक है वो ऋग्वेद से लिया गया, उसी पर आधारित है। तो सामवेद और सामवेद गायन से संबंधित है, हमारे संगीत का ये आधार है। अथर्ववेद से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये जादू टूना वशीकरण यानी कि आम जनजीवन में शांति व्यवस्था कैसे आए, समाज सुचारू रूप से कैसे चले, चिकित्सा कैसी हो, भवन निर्माण कैसा होना चाहिए, कृषि कैसी होनी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और वेद त्रय में इसको इसीलिए शामिल नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन बनता है
बृहदारण्यक उपनिषद में आप देखेंगे गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद, कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। तो ये सब क्या है, इसमें दार्शनिक वार्तालाप है, दर्शन है ये। तो ये क्वेश्चन बना है कि उपनिषदों का विषय वस्तु क्या है, दर्शन। और अगर ब्रॉड में पूछे तो जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी का उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन का विकास, धार्मिक और भौतिक चीजों का वर्णन मिलता है, बहुत विशद वर्णन। कितने उपनिषद हैं बताइए, कितने? 108। हाँ, और प्रमाणिक कितने? 12। ये एग्जाम में आता है। 108 टोटल है और 12 जो है वो प्रमाणिक उपनिषद है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो आपके उपनिषद है ये वेदांत कहलाते हैं। वेदांत यानी कि सबसे वैदिक काल के सबसे अंतिम जो लिखे गए हैं ग्रंथ वो क्या है, उपनिषद है। इसके अलावा उपनिषदों के अलावा हम देखते हैं पुराण भी आते हैं। पुराण तो और भी बाद में लिखे गए हैं। हाँ देखिए, गुप्त काल में सबसे प्राचीन पुराण लिखे गए। कितने पुराण है टोटल? 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे एथेंटिक है। ये क्वेश्चन आया कि सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से कौन से राजवंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन और सूत। हाँ, सातवाहन और सूत वंश की। और गुप्त वंश की वायु पुराण और मौर्य वंश की विष्णु पुराण। ये नेट में 2 बार क्वेश्चन आया है और ऐसी बात नहीं, वही घूमता रहता है, अलग अलग जगह होता रहता है। तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस वंश की जानकारी कौन से पुराण से मिलता है। और पुराण है क्या? पुराण है क्या? इसमें मिथ की ये कहानियों का संग्रह है। मिथ की ये कहानियों का संग्रह है पुराण। और अलग अलग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमें पुराणों के अध्ययन से पता चलता है। उसके अध्ययन से हम उस समय के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो पुराण काफी ठीक है। उपनिषद हो गए आपके। आपके वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। वेदांग का क्या मतलब है? वेदों का अंग। वेदों का अंग, जैसे आपके शरीर के बहुत सारे अंग हैं, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, तो क्या है? अंग है। ऐसे ही वेदों का अंग है वेदांग, जिसमें आपका शिक्षा है, कल्प है, अर्थ है, व्याकरण है और हाँ छंद और ज्योतिष। ये आपके 6 वेदांग है। और इनको अलग अलग चीज़ों से जो है इनकी तुलना भी की जाती है। जैसे कल्प का जो है ये तुलना किया जाता है कि ये हाथ है, और जो व्याकरण है इसकी जो तुलना है ये मुख से की जाती है, ज्योतिष की तुलना आँख से की जाती है। तो इसके मतलब हाथ पैर जैसे शरीर की होते वैसे ऐसे बताया जाता है कि ये वेद का हाथ है, ये वेद का आँख है, ये वेद का पैर है। तो 6 वेदांग हैं। ये क्यों रचे गए, क्या जरूरत है इनकी, क्यों फिर आखिर वेदांग आए, ये तो पता चल गया कि वेद है। इनकी रचना की जरूरत क्यों बनाया गया वेदांगों को क्यों रचा गया? शिक्षा, कल्प, निरुक्त जो है, छंद, व्याकरण, ये सारे वेदों को सरल करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे आपके जीवन को आसान कौन बनाता है? आपके अंग। आपका पैर चलने में मदद करता है, हाथ काम करने में मदद करता है, मुख भोजन को चबाने में मदद करता है, कान सुनने में, आँख देखने में। तो ये आपके जीवन को सरल बनाते हैं ना, आसान बनाते हैं। वैसे वेदांतों की रचना की गई है वेदों को सरल और जो है आसान बनाने के लिए किया गया, ताकि सब लोग समझ सकें। क्योंकि जो वेद है हमारे बहुत ही कृष्ण भाषा में, यानी कि बहुत आदि संस्कृत में लिखे गए, प्राचीन संस्कृत में, जो हर कोई नहीं पढ़ सकता, उसको थोड़ा आसान, थोड़ा ईजी बनाने के लिए वेदांतों की रचना किया गया है, जो कि 6 है। व्याकरण का कौन सा ग्रंथ है जो बहुत फेमस है और एग्जाम में बहुत ज्यादा अष्टाध्यायी? कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और कुछ महाकाव्य, जैसे महाकाव्य कौन से हैं? उत्तर भारत की बात करें तो रामायण और महाभारत। जो महाभारत है और रामायण है, इसको कुछ कांड, कुछ
के देख लीजिएगा, सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप लोग रास्ता भी बता दे रहे हैं कि वहाँ से आपको सारे सवाल, हो सकता है और भी जानकारी मिल जाएगी वहाँ जाने के बाद। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री की क्लास देखिए, उसमें भी सर्च हाँ उस पर मिल जाएगा हिस्ट्री का। अच्छा लीजिए ना, क्वालिटी बढ़ा करके शॉर्ट इसमें ले लीजिए, उसके बाद खाली वीडियो सुन लिया कीजिए, क्वालिटी घटा के सब कुछ सुन लेंगे, फिर उसको शॉर्ट इसमें को पढ़ लेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए क्वालिटी बढ़ा दीजिए, जब क्लियर दिखने लगे शॉर्ट स्क्रीन लेकर के फिर क्वालिटी को घटा करके पूरा बस सुन लिया कीजिए आप, फिर उसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये महाकाव्य है। हाँ, रामायण के
उड़ीसा, बंगाल क्षेत्र, और बंगाल क्षेत्र में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और वर्तमान का बांग्लादेश, असम, ये पूरा इलाका बंगाल में आता था। और यहीं के पाल वंश, सेन वंश सारे यहीं के थे। और देवपाल, यहाँ के जो पाल वंश के संस्थापक थे कौन थे? गोपाल। जो सबसे शक्तिशाली थे वो थे धर्मपाल। और इन्होंने ही कौन सा विश्वविद्यालय बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। ये कौन सा आता है? और भारत का पहला विश्वविद्यालय, या विश्व का पहला विश्वविद्यालय, विश्व का नालंदा है ना? भारत का कहे या विश्व का कहे, क्योंकि तक्षशिला भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारे क्षेत्र में आते थे। तो सबसे पहला, पूरे विश्व का पहला विश्वविद्यालय या भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय था नालंदा था, जहाँ पे देखते हैं आप देश विदेश से लोग आते थे। जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, और फिर जावा, सुमात्रा, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, सब जगह से लोग आते थे शिक्षा अध्ययन करने। चाइना से आपने देखा था फाहियान, सांगीत सिंह स्नातक गए थे। अब फाहियान ने ही कहा था, या हमें साल की चर्चा की थी कि वहाँ जाने, मतलब अंदर एंट्री जो है लेने के लिए द्वारपाल के सवालों का जवाब देना होता था। और 10 में से 2-3 लोगों को एंट्री मिलती थी, बाकी लोगों को वापस लौट जाना पड़ता था। और पूरे दिन वहाँ पे वाद विवाद डिस्कशन चलता रहता था। वहाँ के नियम कानून बहुत कड़े थे और सबको उसको फॉलो करना होता था। जैसे आपने मूवी देखी ना 3 इडियट, वहाँ की प्रिंसिपल का क्या नाम था? वायरस कहते थे सब लोग। तो उन्होंने भी बहुत कड़े रूल रेगुलेशन लगा रखा था। हाँ, दोनों हाथ से लिखते थे और विशेष स्पीक थे। तो वहाँ भी बहुत कड़े नियम कानून थे ना। और वहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे। जो पास होता था उसको नौकरी जरूर मिलती थी। ऐसे ही आपके यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते थे, लेकिन हर कोई एंट्री नहीं पा सकता था। जो द्वारपाल के सवालों का जवाब, अब वो सवालों के जवाब हो सकता है कि जैसे आप लोगों का होता है जब इंटरव्यू, वहाँ पे कुछ सवाल होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं, जो आपके दिमाग को बताते हैं कि आपकी साइकोलॉजी कितनी अच्छी है। कुछ होते हैं जो आपके जो है आपका थॉट कैसा है, सोच कैसी है, सवालों से पता चल जाता है ना। जैसे कि आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और आपके माता पिता उसके विरोध में हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप वहाँ आपके विचार पता चलेगी कि आप उग्र विचारधारा के हैं, या मैनेजमेंट वाली विचारधारा है, या बिल्कुल परित्यागी वाली विचारधारा की है। तो कई तरह के विचारधारा के लोग होते हैं ना। तो ऐसे विभिन्न तरह के सवाल पूछे जाते थे। और फिर जो हर तरह से फिट बैठता था उसी को नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्रेंस के एग्जाम में वहाँ से होते थे लोग। हम लोग एंट्रेंस का एग्जाम कहते हैं, प्रवेश परीक्षा भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका 10 कुमार चरितम, ये किसकी रचना है? दंडी की है, बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही आपका कादम्बरी ठीक है, वेरी नाइस। और स्वप्न वास मदत्ता, स्वप्न वास वास क्या कह रहे बेटी? कादम्बरी में क्या सामने पेड़ का चित्र है? फर्स्ट हैंड की सामने पेड़ का सामने में ऐसा कह सकता है। एक बार सुना अच्छा, कादम्बरी में इस पेड़ का उल्लेख है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। और एक गंगा यमुना का उल्लेख इसमें आया है। तो गंगा यमुना तो ऋग्वेद में है, मैंने इसी बुक की बात। हाँ, तो ऑप्शन को तो फिर बताया जा सकती है, क्योंकि जो कादम्बरी है ये हर्ष के दरबार की है और हर्ष कन्नौज के हैं। तो जाहिर सी बात है कि कन्नौज से रिलेटेड है, तो आराम से वहाँ पे संगम में है तो उल्लेख करेंगे ही। और दूसरा जो हर्ष है, ये प्रयाग में हर साल एक सभा का आयोजन करते थे।
प्रश्न थे तो उसको उन्होंने नागसेन से पूछा, जो कि एक बौद्ध भिक्षु है। नागसेन ने उनके सवालों का जवाब दिया और उसके बाद वो इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो मिलिंद एक शासक है, बड़े राजा हैं, और जो नागसेन है बौद्ध भिक्षु है, ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और इन्हीं का और उनका संवाद है मिलिंद पंथु। ठीक है, तमिल महाकाव्य कौन कौन से हैं? तमिल महाकाव्य, तमिल महाकाव्य के नाम बताएं। शिल्पाधिकार किसने लिखा है? इलिंगो, हाँ इलंगो आदिगर और मणिमेखलाई, मणिमेखलाई, इन्हीं तमिल महाकाव्य है। शीतलय सप्तनार, शीतलय सप्तनार नाम है इनका, इन्होंने मणिमेखलाई लिखा है। और इसके अलावा एक है जीवन चिंतामणि, ये जो दूसरा बोली है कि वो देखी भी नहीं थी और उसमें मतलब उसमें क्लियर नहीं लिखा है पेन की वजह से बोर्ड पे, इसीलिए कह रही हूँ क्वालिटी को बढ़ा करके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। फिर मैं शॉर्ट स्क्रीन ही लेकर के अपने मोबाइल में लेकर फिर लिखते हैं, लेकिन उसमें सेकंड वाला नाम स्पष्टली पता चला कि क्या बोली है और यहाँ मुझे ये बोला ना सेकंड वाला जब। अच्छा ठीक है, जो सेकंड वाला नाम थोड़ा सा पार्ट अच्छा ठीक है, आप इसीलिए तो कहते हैं आप लोग अपनी बातों को जरूर कहा कीजिए कि थोड़ा स्लो बोलिए मैम, या रिपीट कर दिया कीजिए, या साफ नहीं लिखा कुछ आप पेन क्लियर नहीं आई पेशेंट जैसा होना। अच्छा आपने लिखा था पेशेंट जैसा, ठीक है। आप लोग जो भी हो ना प्रॉब्लम इसको शेयर किया कीजिए, तभी ना प्रॉब्लम को दूर करेंगे। हम चाहते हैं कि आप काफ़ी लंबा हो जाता है इसमें क्या क्या लिखिएगा हाँ ये लिखिए पूरा इस तरह से आता है तो इसमें पता नहीं चल पाता है। आप देख लिया है ना, हम लोग प्रैक्टिस जब इसमें हाई करते हैं तब तक नहीं आता है, बाद में नहीं लिखा आया है बाद में लिखिएगा। हाँ ये जहाँ जाएगा जब प्रैक्टिस पढ़ा तो इसमें दो ब्रेक हाई करना पड़ता है, इसमें नहीं चलता है ना लाइव वाला, तब उतना क्लियर नहीं रहता। लाइव में जैसे आगे कुछ वीडियो चल रहा है थोड़ा आगे बढ़ा दो तब क्लियर आया, थोड़ा जो क्लियर नहीं होता है। हाँ जैसे बाद में आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए नेट क्वालिटी कर दीजिएगा जो है 480। मैं करती हूँ 480 मेरे में नहीं आता है, हाई करके आता है और 220 करके आता है, क्योंकि हाई करके फिर भी नहीं क्लियर आता, मैं पेन की कलर की वजह से यहाँ इसमें दूध ज़्यादा है, नहीं तो आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम बड़ी दिक्कत है। इसके लिए देखिए क्या हो सकता है, अन्यथा आप लोगों को इतना डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाती है कि इतना दर्द है कि इतना है तो कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं बाबू इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को जो भी समस्या है ना उनकी कहिए कि ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया या जो भी, हम उसको दोबारा बता दिया करेंगे। दूसरा बोली है जो बोली हाँ दूसरा बोले मिले, एक पहला था आपका शिल्पाधिकार इलंगो आदिगर का है, दूसरा मैंने बताया था आपको मणि
शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग और उनके